हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बैलेंसिंग ऑफ मशीन के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के चलते हुए हमें इंजीनियर्स के ग्रुप में जो अपनी क्लासेस थी वो सस्पेंड करनी पड़ गई थी। बट हमारी कहीं ना कहीं ये कोशिश है इन ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू कि सो दैट हम आपको गाइड कर सके घर पे बैठे हुए भी, और आप अपना जो टाइम है इस टाइम पे उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके और आपकी जो स्टडीज है वो कंटिन्यू रहे और आप जो है वो लर्निंग जो पार्ट आपका है, जो टाइम है आपका सीखने का, वो वेस्ट ना हो। और मेरी भी आपको यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को पूरा अच्छी तरह से देखिए, अपने आइडियल टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करिए और हम डिफरेंट जो वीडियोस वो आपके लिए लेके आते आ रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, इन वीडियोस के थ्रू हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं दैट इज बैलेंसिंग ऑफ मशीन। बैलेंसिंग ऑफ मशीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मैं बात करता हूं आपके कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी स्टूडेंट्स अभी शायद फोर्थ सेमेस्टर में होंगे तो उनके सिलेबस में ये टॉपिक होगा इस टाइम बैलेंसिंग ऑफ मशीन्स। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक पिक करा है, इसमें आपको डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूं। तो आइए इसके बारे में अभी जानते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ मशीन्स की नीड हमारे को क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जितनी भी हमारे पास मशीन एलिमेंट्स हैं, जब मेरे मशीन जो कंपोनेंट्स हैं वो वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, और वाइब्रेशन वो कहां से आती है वो हम अभी देखते हैं। वो वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, ये लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई शाफ्ट है, ये रोटेट कर रही है, किसी मशीन एलिमेंट की शाफ्ट है, जब ये रोटेट करेगी तो अल्टीमेटली जो कंपोनेंट्स अगर मेरे पास बैलेंस ना हुए तो उनके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस होंगी। वो सारी अनबैलेंस फोर्सेस किसको मैनेज करनी पड़ेगी, उस शाफ्ट को मैनेज करनी पड़ेगी। ये शाफ्ट में अब क्या होगा, ज्यादा ड्यू टू बेंडिंग ये ब्रेक कर जाएगी, ज्यादा ड्यू टू ट्विस्टिंग ये जो है वो ब्रेक कर जाएगी। अगर ये मेन जो शाफ्ट है अगर वही फेल होगी तो अल्टीमेटली सी बात है कि हमारा जो मशीन जो पूरी है, जो मशीन जो कंपोनेंट जो है वो हमारे सारे फेलियर हो जाएंगे, और हमारा जो पर्पस है मशीन के थ्रू पावर ट्रांसमिशन का वो कहीं ना कहीं जो है वो बीच में जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मशीन जो है कंटिन्यूसली काम करती रहे, तो इसलिए हम लोगों ने जो कोशिश है हमारी तरफ से रहती है कि हम लोग पहले से मशीन को अच्छी तरह से बैलेंस करें। हमारी मशीन जितनी अच्छी बैलेंस होगी वो उतनी कम वाइब्रेशन देंगी, जिससे हमारे मशीन एलिमेंट्स की जो लाइफ है वो उतनी अच्छी होगी। तो हम बात करते हैं आगे की, जो मेरी बैलेंसिंग ऑफ मशीन्स कैसे करनी है और कौन कौन से कंपोनेंट्स की होती हैं। हमें पता है कि हमारी जितने भी मशीन एलिमेंट्स हैं वो आइदर कौन से हैं, रोटरी एलिमेंट हैं, जहां तो फिर मेरे पास वो रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट है। ये बात ध्यान में रखिए, जितनी भी हमारे पास प्रैक्टिकल मशीन्स हैं वो सारी की सारी मशीन्स में दो ही तरह के कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन आर द रोटरी कंपोनेंट्स, सेकंड वन आर द रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट्स। तो इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से जो अनबैलेंस फोर्स आती है, उन फोर्सेस को अगर हम लोग कहीं ना कहीं बैलेंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी जो मशीन्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन है वो काफी रिड्यूस हो जाती है और मशीन के जो एलिमेंट्स की जो लाइफ है वो काफी बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात यहाँ करें तो यहाँ पे क्या है कि जो रोटरी एलिमेंट्स हैं इनकी कंप्लीट बैलेंसिंग पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं तो मतलब अगर जितनी भी फोर्स अनबैलेंस कर रहे होंगे उतनी सारी जो फोर्स है उसको मैं पॉसिबल कर सकता हूं। अगर मैं रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ पार्शियल जो बैलेंसिंग है वो पॉसिबल है। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा रोटरी एलिमेंट हुआ हमारी मशीन्स में, अगर वो किसी वजह से, किसी रीजन से, किसी अनबैलेंस फोर्स को वो क्रिएट करता हुआ तो हम शायद उसको कंट्रोल करके 100% तक एलिमिनेट कर सकते हैं। बट अगर वो अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट हुई तो ये बात ध्यान में रखना, हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कर लेंगे, इसका एनालिसिस भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में देख लेंगे कि ये कंपोनेंट्स कभी भी कंप्लीट बैलेंस नहीं होते हैं, ये कंपोनेंट्स ऑलवेज पार्शियली ही बैलेंस होते हैं। तो आइए जानते हैं कि रोटरी एलिमेंट्स में जो अनबैलेंस फोर्स है वो आती कहां से है। कि अल्टीमेटली सी बात है कि जो रोटरी एलिमेंट है वो अनबैलेंस हो कैसे जाते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि रोटरी एलिमेंट्स में अनबैलेंस फोर्स कैसे आती है। अब हमारे पास क्या इश्यूज है कि हमारे पास जो भी सर्कुलर बॉडीज रहती हैं, हमारे पास जो भी रोटेटरी एलिमेंट्स होते हैं वो सर्कुलर इन शेप रहते हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कोई डिस्क है, ये डिस्क की एक्सिस है, और इस एक्सिस में हम लोगों ने क्या करा, इस एक्सिस पे ये मेरे पास शाफ्ट है
और इस शाफ्ट पे ये बेरिंग्स में ये शाफ्ट जो है रोटेट करती है। अब क्या होगा, अगर ये शाफ्ट ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी तो दिस इज अ वेरी इजी, कि मेरे को पता है क्या है कि ये डिस्क जो है वो ओमेगा से जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। बट देयर इज ए प्रैक्टिकल इशू। वो प्रैक्टिकल इशू एक्चुअल में क्या है, जितने भी सर्कुलर बॉडीज हैं, जो भी सर्कुलर एलिमेंट्स रहते हैं, हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है ऑलवेज। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या रहता है कि जब भी हम लोग ऐसे जो पार्ट्स है रोटेटिंग जो एलिमेंट्स है, हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो वहां पे अगर हम उसको सपोज कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलवेज कभी भी फ्लो ऑफ इक्वल नहीं होता है। जैसे मैं इस पेन की बात करता हूं, ये मेरे पास शाफ्ट है, तो ये जो शाफ्ट है इसमें अगर मेरे पास मटेरियल जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा इस एक्सिस के ऊपर, तो वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेट अस सपोज हम मानते हैं कि मेरे पास क्या हुआ, ये मैंने डिस्क मैन्युफैक्चर करी, जब इसको कास्टिंग से बना के हमने देखा तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ मटेरियल मतलब यहाँ पे मटेरियल ज्यादा इकट्ठा हो गया। दिस इज अ वेरी स्मॉलर स्पोर्ट्स, ये नहीं कि बहुत बड़े जो स्पोर्ट्स है वो क्रिएट होते हैं, दिस इज अ वेरी स्मॉलर स्पोर्ट्स। तो वहां पे क्या हुआ, अगर ये मटेरियल मेरे पास यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो यहाँ के बाकी जो एरिया के मुकाबले यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, हम डेंसिटी से मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली अगर सपोज ये भी मेरे पास एक पॉइंट है जहां पे मटेरियल ज्यादा इकट्ठा हो गया, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां मटेरियल इकट्ठा हो गया, और ऐसा कोई एक पॉइंट ये है जहां मटेरियल इकट्ठा हो गया। अब होना क्या चाहिए था, इस ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो सीजी लाई करना चाहिए था वो अल्टीमेटली इस एक्सिस के अलोंग पे लाई करना चाहिए था, जिससे क्या होता, जैसे हम इसको शाफ्ट को रोटेट करते हैं, इस डिस्क को रोटेट करते हैं, तो ये कंप्लीटली जो है वो रोटेट करती रहती। बट अब प्रैक्टिकल इशू क्या हो गया, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो मेरे पास डिस्क है जहां मेरे पास कोई पुली है, उस टाइम पे इसका जो सीजी है वो इस एक्सिस पे सेंटर पे लाई नहीं करेगा, वो कहीं पे और पे लाई करना स्टार्ट कर दिया, वो अप एंड डाउन जहां मर्जी लाई कर सकता है, डिपेंड अपॉन द केस कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो डिपेंड अपॉन द प्लेसिंग ऑफ द एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी बात। वो अगर ये मेरे पास सीजी है और इसकी एक्सिस में मान लेता हूं कि मेरे पास एक्स कोई एक्सिस है, तो अल्टीमेटली सी बात है इन दोनों एक्सिस के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दिस इज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मतलब समझते ही हैं, अगर मेरे पास ये शाफ्ट है, ये किसी आउट ऑफ एक्सिस में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, तो कितनी आउट ऑफ एक्सिस में रोटेट करना स्टार्ट करती है, वो डिस्टेंस जो मेरे पास है सेंटर एक्सिस से आउट ऑफ एक्सिस का, वो एसेंट्रिसिटी होता है। अब इस एसेंट्रिसिटी से होगा क्या, इस एसेंट्रिसिटी से मेरे पास यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाएगी me ओमेगा स्क्वायर। ये जो me ओमेगा स्क्वायर जो है मेरे पास क्रिएट होगी, जो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स, जो मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल फोर्स के टर्म में लगनी शुरू हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल होके थोड़ा सोचते हैं कि अब हुआ क्या, अगर चलो ये ग्रेड हो भी गई तो फिर इशू क्या है यहाँ पे, ये कैसे मेरे पास जो शाफ्ट है उसको ब्रेक करती है, जब मेरा जो मटेरियल है, जो मेरा मैकेनिज्म वो कैसे फेल हो जाता है। अब मेरे पास क्या होगा, इस मटेरियल का एक अपना ओमेगा एन होगा, ओमेगा हम निकाल सकते हैं k बाय m से, कि k मेरे पास क्या है, मेरे पास मटेरियल की स्टिफनेस है, m मेरे पास इसका मास है, उसका दोनों का रेशियो करोगे, अंडर रूट करोगे तो ओमेगा n आ जाएगा उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उसको हम यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो कि जैसे मेरे पास अब क्या होगा, मेरी जो शाफ्ट है वो स्टार्ट होगी जीरो से लेके, किसी जीरो ओमेगा से लेके ओमेगा की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। अब एक इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे जीरो से लेके ओमेगा तक ये बढ़ना शुरू करेगा। अगर इन एनी केस ऐसा हो गया कि जो ओमेगा है वो एक्जेक्टली इक्वल टू ओमेगा एन हो गया, तो ये सिचुएशन जो है वो रेजोनेंस की बन जाएगी। रेजोनेंस की अगर सिचुएशन बन गई तो दिस सिचुएशन विल बी लीड्स टू द क्रिटिकल स्पीड। और क्रिटिकल स्पीड वो इंस्टेंस होता है जहां पे रेजोनेंस क्रिएट होता है और इनफाइनाइट बेंडिंग हो जाती है। मींस ये डिस्क अब क्या करेगी, इनफाइनाइट बेंडिंग लेने की कोशिश करेगी, ऊपर को या नीचे को। तो उससे मेरे पास क्या होगा कि ये जो मटेरियल है, ये जो शाफ्ट थी मेरे पास, लेट अस सपोज ये शाफ्ट है, इसके ऊपर जो पुली है वो इनफाइनाइट बेंडिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तो अब क्या होगा, ये शाफ्ट को ब्रेक करनी स्टार्ट कर देगी सेंटर में से, ऐसे ही काम करेगी। वो डिपेंड अपॉन द केस कि हमने पुली सेंटर पे लगा रखी है, मैं सेंटर पे पॉइंट भी चल रहा हूं। अगर मेरे पास पुली 1/4 पे 2/3 पे है, वो हम निकालना सीखें कैसे, जो ब्रेकेज है वो निकालना होता है हमारे को।
तो ये जो शाफ्ट है वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देगी। आइदर एक इसमें और फोर्स होगी जो इसके अलोंग द एक्सिस चल रही होगी, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो किसी एक्सिस में होगी, उसका एक कंपोनेंट इसकी एक्सिस में आएगा। आइदर मेरे को बेरिंग्स हैवी ड्यूटी लगाने पड़ेंगे और मटेरियल्स के बीच में क्या होगा, ये जो शाफ्ट है ड्यू टू प्रिंसिपल प्लेन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक जो फोर्स है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी, जिससे जो शाफ्ट है वो हमारे पास एंगुलर किसी एंगल पे जाके वो है ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। तो देयर विल बी द फेलियर ऑफ द मेन शाफ्ट। जब मेन शाफ्ट ही फेल हो जाएगी मेरी, तो उस टाइम पे ये जो मशीन एलिमेंट है वो अल्टीमेटली टोटली कंप्लीटली फेल हो जाएगा। जो हमने मशीन बनाई थी जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस हमारा फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो रीजन रहता है, मेजर जो रीजन रहता है वो डिफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से रहता है। हम कोशिश करते हैं, डे बाय डे इंजीनियरिंग इंप्रूव होती जा रही है और हमारी ये कोशिश है कि इन डिफेक्ट्स को कम करा जाए। बट आपको पता है डिफेक्ट्स जो है वो 100% एलिमिनेट नहीं करे जा सकते हैं। ये फोर्स का जो कंपोनेंट है वो कम कर सकते हैं, मींस जो शाफ्ट की बेंडिंग है उसको कम कर सकते हैं। बट सिचुएशन कोई भी हो, जैसे ही वो ओमेगा ओमेगा एन के इक्वल होगी तो उस टाइम पे रेजोनेंस क्रिएट करके उसने इनफाइनाइट बेंडिंग कर देनी है। इसी रीजन की वजह से जो हमारे पास टरबाइन रोटर्स होते हैं उनको हम 0 से लेके मैक्सिमम स्पीड पे ले जाते हैं। रीजन उसका यही है, बिकॉज उसको हम लोग बहुत इंस्टेंस के लिए यहाँ पे जो है वो मेंटेन नहीं करवाते हैं ओमेगा इक्वल ओमेगा एन, बिकॉज इस इंस्टेंस पे मेरे पास क्या होता है कि मैक्सिमम बेंडिंग हो जाती है। बट जैसे ही हम इसको रेजोनेंस को क्रॉस कर जाते हैं, ये बेंडिंग जो है नेगेटिव डायरेक्शन में दिखनी शुरू हो जाती है, मींस ये शाफ्ट दोबारा से अगर सीधा होना स्टार्ट कर देगी। तो ये रीजंस रहते हैं। टरबाइन जो रोटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज अबव द क्रिटिकल स्पीड से रन करते हैं। ये तो बात होगी हमारे पास रोटरी एलिमेंट्स को लेके। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट्स की। तो हमें पता है रेसिप्रोकेटिंग जो एलिमेंट्स हैं, लेट अस सपोज मेरे पास दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट, और इधर से ये कनेक्टिंग रोड से जो है वो कनेक्टेड है। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब इस रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एलिमेंट का एक मास मैं एमपी मान लेता हूं कि मास ऑफ पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन मान लेते हैं स्पेसिफिकली। अब ये जो पिस्टन क्या करेगा, अब ये पिस्टन जब फोर्स इसके ऊपर आएगी तो पिस्टन टू एंड फ्रो चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये टू एंड फ्रो चलना स्टार्ट करेगा उसी टाइम पे एक फोर्स जो है वो पिक्चर में आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया फोर्स, जो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। ये जो फोर्स है इनर्शिया फोर्स, ये यहाँ पे किसके साथ काम करना शुरू कर देगी, दैट इज अ अनबैलेंस फोर्स। और ये फोर्स ऑलवेज अनबैलेंस कहां रहती है, लाइन ऑफ स्ट्रोक के जो है, ये अगर पिस्टन है मतलब पिस्टन जिस डायरेक्शन में चलेगा, दिस इज लाइन ऑफ स्ट्रोक। अगर लेट अस सपोज पिस्टन मेरे पास ऐसा है और इसकी पोजीशन जो है वो इस तरह से है, तो इसका जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है फिर वो कहां आ जाएगा, इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो अगर मेरे पास ये जो अनबैलेंस फोर्स है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक रहेगी, तो अल्टीमेटली सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस रहेंगी। अनबैलेंस फोर्सेस से क्या होगा, ये मशीन कंपोनेंट जो फेल होने की तरफ में जाएंगे। अगर ये मशीन कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारी जो मशीन है वो काम करना बंद कर देंगी। तो इसी पॉइंट व्यू ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इन जो मशीन एलिमेंट्स होते हैं, रेस्टिविटी पार्ट्स होते हैं, इनकी बैलेंसिंग जब हम कोशिश करते हैं इनको करने की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग सिर्फ इतना ही कर पाते हैं कि इसका जो अनबैलेंस कंपोनेंट है जो भी इस लाइन ऑफ स्ट्रोक में, आइदर इस लाइन ऑफ स्ट्रोक में है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल लाइन ऑफ स्ट्रोक है उससे उसकी जो पोजीशन है सिर्फ उसी को चेंज करवाते हैं। बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग 100% तक जो है एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। बट वहीं पे अगर मैं रोटरी एलिमेंट्स की बात करूं तो इनकी जो एलिमिनेशन है जो अनबैलेंस फोर्सेस की, वो अप टू 100% हो सकती है, बट इस केस में कभी नहीं हो सकती है। तो हम आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम वन बाय वन इन दोनों एलिमेंट्स को लेंगे। पहले हम रोटरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम रेसिप्रोकेटिंग की बात करेंगे। पहले रोटरी की बात इसलिए करेंगे बिकॉज रेसिप्रोकेटिंग में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रोटरी से डेवलप होते हैं। तो रोटरी एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, उनको बैलेंस करना सीखेंगे। उसके बाद हम रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स के एलिमेंट्स की बात करेंगे, फिर उनको बैलेंस करना सीखेंगे। इसको मैं डिटेल से आपको पूरा जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक सिंगल कंपोनेंट लेके कि सिंगल मास कैसे बैलेंस होता है, मल्टीपल मास कैसे बैलेंस होंगे, सेम प्लेन में कैसे बैलेंस होंगे, डिफरेंट प्लेन में कैसे बैलेंस होंगे। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो उनको थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन बेस होकर थोड़ा सा सोच के हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मेरी इन वीडियोस के थ्रू मेरी को ये कोशिश है कि आपको घर बैठे हुए जो भी अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो भी अच्छे अच्छे मेथड्स हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको डिलीवर करता रहूं। आप इसी तरह से हमारी जो वीडियोस हैं इनको देखते रहिएगा
और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको किसी भी तरह का इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है जो अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर रहा है तो आप कमेंट्स में डाल दें। अगर इस बैलेंसिंग को लेके कोई स्पेसिफिक आपके डाउट्स हैं तो भी आप मेरे कमेंट्स में मेंशन कर दें कि सो दैट मैं जब अगली वीडियोस बनाऊं तो मैं उन बातों को ध्यान में रख के बनाऊं जो भी आपके मन में आज डाउट्स हैं। तो मेरी ये कोशिश रहे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपके सारे हर तरह के जो डाउट्स हैं वो मैं जो है आपको क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।